नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गेहूं में कल्ले बढ़ाने के 5 बहुत ही ज़बरदस्त तरीके। ये 5 तरीके अगर आप अपनाते हैं तो काफ़ी अच्छे कल्ले आते हैं, अधिक बढ़वार होती है, अच्छी ग्रोथ होती है। तो इसके लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखेगा। बहुत ही यूजफुल, बहुत ही यूनिक वीडियो आज की आप सभी के लिए होने वाली है। और अगर आप सभी इंडियन एग्री हेल्प चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, या फिर पुराने हैं मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करके अपनी फैमिली बढ़ाएँ, हमारी फैमिली बढ़ाएँ, जिससे ज़्यादातर किसान भाइयों को वीडियो देखने को मिल सके। वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करिएगा, चाहे लाइक या फिर डिसलाइक। और अगर आप डिसलाइक करते हैं तो हमें नीचे ये भी बताएं क्यों आपको हमारी वीडियो पसंद नहीं आती है। कोई भी सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं वो 5 तरीके कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तरीके में हम इस्तेमाल करेंगे NPK खादों का। तो NPK खाद के रूप में हम सबसे पहला NPK डालते हैं, NPK 19-19-19। इसका इस्तेमाल आपको करना होता है। कल्ले बढ़ाने का पहला तरीका हम यही बताएंगे। तो NPK जो 19-19-19 है, जिसमें तीनों तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम 19% की मात्रा में पाए जाते हैं, इसका इस्तेमाल करना होता है। और इसकी आपको एक से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा डालनी होती है प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसका इस्तेमाल पहले सिंचाई के बाद करना होता है। आप चाहें तो 2 बार भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए पहले ही बार आपने इसका इस्तेमाल 35 दिन या 30 दिन पे किया है तो इसके 10 या 15 दिन के बाद दोबारा से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो NPK 19-19-19 1 से 1.5 किलोग्राम आपको पहली बार जो डालना होता है वो पहले पानी के बाद डालना होता है। 30 से 35 दिन की अवस्था में अच्छा लाभ मिलेगा, ज़्यादा कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा। आप चाहें तो 2 बार भी डाल सकते हैं। दोबारा से फिर से आपको लगभग 10 से 15 दिन के बाद इतनी ही मात्रा डाल देनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरी चीज़ आपको दूसरे तरीके में हम इस्तेमाल करने वाले हैं सागरिका लिक्विड की। अब सागरिका लिक्विड या फिर सागरिका दानेदार कोई भी चीज़ें आप डाल सकते हैं। सागरिका 2 तरह से आती है, एक लिक्विड फॉर्म में आती है, एक आती है दानेदार रूप में। तो अगर हम लिक्विड वाले की बात करें तो सागरिका लिक्विड भी आप डाल सकते हैं। जब आप NPK 19-19-19 डालते हैं उसी समय, यानी पहली बार अगर आप डालते हैं 30 से 35 दिन पे 19-19-19, तो इसके साथ में सागरिका लिक्विड का भी किसान साथी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा लाभ मिलता है, कल्लों का विकास अच्छे से होता है, जड़ों का विकास तेज़ी से होता है, पौधे में हरियाली आती है, पौधे में चमक आती है, अच्छी ग्रोथ होती है। तो सागरिका लिक्विड की भी आपको 250 से 500 ml मात्रा डाल देनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। फसल थोड़ा अच्छी है तो 250 से 300 ml डालिए, थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर है तो 300 से 400, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो 400 से 500 ml मात्रा आप डाल सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। NPK 19-19-19 के साथ बड़ी आसानी से आप इसका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ आपको सागरिका लिक्विड डालनी है, या फिर आप सागरिका दानेदार भी डाल सकते हैं। सागरिका दानेदार 2 तरह से आती है, एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड। तो दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग करना है और इसकी आपको 10 किलोग्राम मात्रा डालनी होती है। इसको आपको वैसे तो 2 बार डालना चाहिए। पहली बार इसका इस्तेमाल जब आप बेसल डोज के रूप में खाद डालते हैं बुआई के समय, तो पहली बार गेहूं की बुआई के समय 10 किलोग्राम सागरिका दानेदार, चाहे Z++ हो चाहे सागरिका गोल्ड हो, इसका इस्तेमाल करना है। और दोबारा से आपको 30 दिन पे फिर से आपको सागरिका 10 किलोग्राम डालनी होती है। मान लीजिए बुआई के समय आप ना डाल पाए हो, तब भी आप इस अवस्था में 30 दिन पर जो सागरिका आती है दानेदार, इसका इस्तेमाल किसान भाई 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से कर सकते हैं, चाहे सागरिका Z++ हो चाहे सागरिका गोल्ड हो। तो दूसरा चीज़ आपको यूज़ करना है सागरिका। तीसरी चीज़ आपको इस्तेमाल करनी है यूरिया खाद। बिना नाइट्रोजन की पूर्ति के आप कभी भी अच्छे कल्ले नहीं ले पाएंगे, अच्छी बढ़वार, अच्छी ग्रोथ, अच्छी पैदावार नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए अगर आप अच्छा और ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको यूरिया की पूर्ति भी करनी पड़ेगी, समय समय पे यूरिया खाद भी डालना पड़ेगा, नाइट्रोजन की पूर्ति करनी पड़ेगी। तो अगर हम जानें यूरिया हमें कब कितनी मात्रा में डालनी है, तो गेहूँ की बुआई के समय आपको 25 किलोग्राम यूरिया डालना होता है, इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। उसके बाद में पहले पानी पर आपको लगभग 35 से 40 किलोग्राम आपको यूरिया डालनी होती है, और फिर दूसरे पानी पे भी लगभग 40 किलोग्राम आपको यूरिया डालनी होती है। तो पहला पानी अगर आप लगाने वाले हैं तो 40 किलोग्राम आपको दानेदार यूरिया का इस्तेमाल कर लेना है, और दूसरे पानी पे भी आपको 40 kg यूरिया डालनी होती है। अब यूरिया की समस्त मात्रा आपको 50 से 55 दिन के अंदर ही डाल देना है। 50 से 55 दिन के बाद में आपको नहीं डालना है, अच्छा लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं यूरिया का ज़्यादा लाभ मिल सके तो 50 दिन के अंदर समस्त मात्रा आप यूरिया की अपने गेहूँ की फसल में डाल दीजिए। यही बढ़वार वाला, यही ग्रोथ वाला अच्छा समय होता है।
तो तीसरी चीज़ हो गई यूरिया। यूरिया की भी पूर्ति आपको करनी होती है। अब हम जानते हैं चौथी चीज़ हमें क्या यूज करना है, चौथा तरीका कौन सा है। तो चौथे तरीके में हम यहाँ पे सल्फर खाद का इस्तेमाल करने वाले हैं। सल्फर के इस्तेमाल से बहुत बढ़िया लाभ आपको किसान भाइयों देखने को मिलने वाला है। किसान साथी, अगर आप सल्फर का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। हरियाली आती है आपके पौधे में, प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाने की प्रक्रिया काफ़ी अच्छे से, काफ़ी सही ढंग से हो पाती है। पौधे में हरापन भी आता है। सल्फर की कमी से नए पत्तों में पीलापन देखा गया है। तो अगर नए पत्तों में पीलापन है तो सल्फर तो आपको अवश्य ही डालना चाहिए। वैसे भी आप सल्फर डालते हैं तो जो नाइट्रोजन की उपलब्धता है वो काफ़ी बढ़ जाती है। यानी यूरिया जो आप डालते हैं वो काफ़ी सही मात्रा में, काफ़ी सही रूप से आपके पौधे ले पाते हैं। अच्छी मात्रा में ग्रहण करने से अच्छा विकास होता है, पौधे में हरापन आता है, हरियाली आती है, नई चमक आती है, अच्छी ग्रोथ होती है। तो सल्फ़र का भी इस्तेमाल आपको अवश्य करना चाहिए। तो जो सल्फ़र आता है 90% वाला, इसकी आपको लगभग 3 या 4 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से डालना है। इतनी मात्रा किसान साथियों पर्याप्त होती है। तो सल्फ़र भी आपको डालना होता है। चौथी चीज़ हो गई सल्फ़र। सल्फ़र का इस्तेमाल कब करना है ये भी हम बता देते हैं। सल्फ़र का इस्तेमाल आपको जब आप पहली बार जब आप टॉप ड्रेसिंग करते हैं, मतलब जब आप पहले पानी पे जब आप यूरिया खाद डालते हैं तो उसी यूरिया खाद में सल्फ़र का इस्तेमाल कर दीजिएगा। अच्छा लाभ देखने को मिल जाएगा। या फिर मान लीजिए पहला आप जो पहले पानी पे आप आपको खाद डालना था वो आप डाल चुके हैं, तो दूसरे पानी पे जो आप यूरिया डालते हैं, मतलब यूरिया के साथ कभी भी आप डाल सकते हैं। दूसरे पानी पे जो आप यूरिया डालते हैं तो उसके साथ भी आप सल्फ़र का प्रयोग कर दीजिएगा, तब भी आपको अच्छा लाभ किसान भाइयों देखने को मिलने वाला है। अब हम जानते हैं पाँचवा तरीका। पाँचवा तरीका कौन सा है जिससे हम गेहूं में कल्ले बढ़ा सकते हैं। तो पाँचवें तरीके में हम यूज़ करने वाले हैं जिंक सल्फेट का। किसान साथियों, जिंक 3 तरह से आता है। पहला आता है 33% वाला जिंक सल्फेट, दूसरा आता है जिंक आता है 21% वाला, तीसरा आता है 12% वाला एडिटिव जिंक जिसको हम चिलेटेड जिंक बोलते हैं। तो जिंक का इस्तेमाल किसान साथियों गेहूं की फसल में आप 2 तरह से कर सकते हैं। पहला तरीका होता है मिट्टी में बुआई विधि से, दूसरा तरीका होता है स्प्रे यानी छिड़काव विधि से। तो सबसे पहले हम मिट्टी में ही डालने की बात करते हैं, ज़्यादातर किसान भाई यही करते हैं। तो अगर आप जिंक का मिट्टी में प्रयोग करना चाहते हैं तो जो 33% वाला जिंक आता है इसकी आपको लगभग 5 किलोग्राम मात्रा डालनी है प्रति एकड़ के हिसाब से, और जो 21% वाला जिंक आता है इसकी आपको 8 किलोग्राम मात्रा डालनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। इतनी मात्रा किसान साथियों पर्याप्त होती है। और इसका इस्तेमाल कब करना है? इसका इस्तेमाल जब आप पहली बार यूरिया खाद डालते हैं, मतलब जब आप बुआई के समय की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, जब आप पहले पानी पे यूरिया डालते हैं, जब आप सल्फर डालें, यूरिया डालें, तो उसी खाद के साथ में आपको जिंक सल्फर जो आता है 33% वाला, इसकी आपको 5 किलोग्राम मात्रा डाल देनी है। अगर आप 21% वाला जिंक डालते हैं तो इसकी आपको 8 किलोग्राम मात्रा डाल देनी है पहले पानी के बाद जब आप यूरिया डालते हैं। यूरिया हमेशा सिंचाई के बाद ही डालना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सिंचाई से पहले डाल दें, लेकिन सिंचाई से पहले नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जब आप सिंचाई करते हैं तो यूरिया जो होती है पानी के नीचे मतलब पानी जब आप नीचे रिसता है, नीचे जाता है, तो उसी के माध्यम से आपकी यूरिया भी नीचे चली जाती है। जो हल्की मिट्टी होती है वहाँ पे ज़्यादा देखा गया है कि वहाँ पे यूरिया लिंचिंग हो जाती है। नीचे जाने से आपके पौधे को उसका ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता है, सही रूप से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपको यूरिया खाद के जो इस्तेमाल करना है वो सिंचाई के बाद ही करना है। तो सिंचाई के बाद आपको यूरिया डालना है, सिंचाई के बाद आपको सल्फर डालना है, और सिंचाई के बाद ही आपको जिंक का इस्तेमाल करना है। लगभग 30 दिन के आसपास आप इन तीनों खादों का प्रयोग कर सकते हैं। आप सगर का भी सिंचाई के बाद ही डालेंगे तब भी अच्छा लाभ आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने जिंक का तो जान लिया कि हमें मिट्टी में कैसे डालना है। अब हम जान लेते हैं कि अगर हम छिड़काव यानी स्प्रे करना चाहते हैं तो हमें कैसे यूज करना है, कौन सा सबसे अच्छा समय होता है। अगर आप जिंक का छिड़काव यानी स्प्रे करना चाहते हैं तो स्प्रे आपको 2 बार करना पड़ेगा। अगर हम समय के बारे में जानें तो पहला छिड़काव पहले पानी के बाद, दूसरा छिड़काव दूसरे पानी के बाद आपको कर देना चाहिए। अच्छा समय होता है। अगर हम ऐसे आंकड़ों में बताएं कि कब डालना है एग्जैक्ट टाइम, तो सही समय होता है लगभग 35 दिन के आसपास पहली बार, और 45 दिन पे आपको दूसरी बार जो जिंक है इसका छिड़काव अपनी खड़ी फसल में कर देना चाहिए। तो यहाँ पे हम मात्रा के बारे में भी जान लेते हैं, कितनी मात्रा में कौन सा जिंक आपको प्रयोग करना है, किसके साथ आपको डालना है। कभी भी जिंक का इस्तेमाल फास्फोरस वाली खादों के साथ बिल्कुल भी मत करिएगा। जैसे बुआई के समय हम इसलिए नहीं बोलते हैं कि जिंक डाल दीजिए, क्योंकि बुआई के समय हम या तो डीएपी डालते हैं, या फिर एसएसपी डालते हैं, या फिर एनपीके डालते हैं, जिसमें इन तीनों खादों में फास्फोरस पाया ही जाता है। तो इसलिए फास्फोरस वाली खाद के साथ कभी भी जिंक वाली खाद का प्रयोग आपको नहीं करना है। तो स्प्रे की हम बात करते हैं तो 33% वाली जिंक आती है, इसका अगर आप छिड़काव करना चाहते हैं, स्प्रे करना चाहते हैं, तो इसकी भी आपको 2 बार ही डालना
डालना है, पहली बार पहले पानी पे, दूसरी बार दूसरे पानी पे। तो इसकी आपको जो मात्रा लेनी है 33% वाले जिंक की, इसकी आपको 750 ग्राम मात्रा लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। अगर आप 21% वाले जिंक का छिड़काव करना चाहते हैं तो 21% वाले जिंक के किसान साथियों आपको मात्रा लेनी है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। अगर आप 12% वाला जो जिंक आता है, जिसको हम एडिटिया जिंक बोलते हैं, चिलेटेड जिंक, इसका तो आप स्प्रे ही करते हैं, छिड़काव विधि से इसको डालते हैं, तो इसकी आपको लगभग 125 से 150 ग्राम मात्रा लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। अब हम ये भी जान लेते हैं कैसे हमें डालना है। इसके साथ में या तो आप बुझे हुए चूने का पानी मिला सकते हैं या फिर आप यूरिया खाद का प्रयोग कर सकते हैं। यूरिया अगर आप डालते हैं तो यूरिया की यहाँ पर आपको 1 या 2 किलोग्राम मात्रा इसी के साथ घोल के छिड़काव कर देना चाहिए। और अगर आप बुझे हुए चूने का पानी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। कैसे निकालना है बुझे हुए चूने का पानी, बहुत सारे किसान भाई कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमें कैसे मिलेगा। तो जो पेंटर वाली दुकानें होती हैं जहाँ पे हम पेंट वगैरह लाते हैं, वहीं पे आपको चूना मिलता है, जो पुताई वाला चूना होता है वही हम यूज करते हैं। तो चूना आपको लेके आना है। 1 एकड़ खेत के लिए आधा किलोग्राम चूना पर्याप्त होता है। तो आधा केजी आप चूना लेके आइए, उसको 10 से 12 घंटे पानी में भिगो दीजिए। मतलब शाम को लेके आएँ तो सुबह इस्तेमाल के लायक हो जाएगा। जो पानी बचेगा उसी पानी को कपड़े से छान के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप 1 से 2 किलोग्राम यूरिया के साथ भी जिंक का छिड़काव करेंगे, अच्छा लाभ देखने को मिल जाएगा।